चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक और आईटीआई के फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, फिजिक्स के जो पॉलिटेक्निक में जो आईटीआई में क्वेश्चन करते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे, उससे समेत बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। और रही बात यहाँ से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, 30-35 क्वेश्चन बताऊंगा, याद रखिएगा। और 30-35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन लाने की गारंटी लेकर मैं चलूंगा, याद रखिएगा। फिजिक्स से मात्र आपका 30 ही प्रश्न करता है। कितना प्रश्न करता है आपके एग्जाम में? 30 प्रश्न करता है मात्र फिजिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता है। तो इस 30 में से मैं 20 को लाने की गारंटी लेकर चलूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा बाबू। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चल देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, ये भौतिकी का आपका है, फिजिक्स का है। पहला क्वेश्चन बोला है कि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह कैसा लेंस होगा? क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पर, स्क्रीन पर देखिए। किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह कौन सा लेंस होगा? देखो क्वेश्चन क्या किया बाबू, क्वेश्चन किया है कि कोई लेंस है, उसकी क्षमता को पी से हम लोग बोलते हैं। लेंस की क्षमता कितनी है? 4 डायोप्टर दिया है। तो अब सोचो, पी बराबर लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/r होता है, 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। यानी ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1 फोकस दूरी। ठीक है, ये मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में होता है फोकस दूरी। अब यहाँ समझो, क्षमता 4 डायोप्टर दिया है। देखो लेंस की क्षमता कैसे, मतलब डायोप्टर, इसको डी बोलते हैं या मीटर यूनिवर्स भी होता है। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कर सकता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या हो सकता है? तो मीटर यूनिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्षमता दिया आपको 4 दिया, 4 लिख दिया, एफ है तो एफ, 1 है तो 1, एफ है तो एफ है। ये मीटर में ना, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमें क्या निकालना? फोकस दूरी निकालना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें बताना है कि यह कैसा लेंस होगा। कैसा लेंस होगा तो भैया लेंस कैसा होगा? तो हमें तो इतना पता चल रही है कि लेंस की जो क्षमता है वो कितना दिया? प्लस दिया है, यानी प्लस। और लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखना, 4 क्वेश्चन। अगर दर्पण में आप पढ़ेंगे, दर्पण में अवतल लेंस, दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण की क्षमता जो होती है ना, वो ऋणात्मक होती है, यानी उसका चिन्ह चलेंगे ऋणात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण में चलता है उसमें धनात्मक रहती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर लेंस में चलता है तो लेंस में उलट जाता है एकदम क्रिया। उलटने का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ क्षमता देखने पर मालूम चलेगी प्लस है, इसका मतलब ये अवतल लेंस होगा। यानी क्षमताएं प्लस दर्शा रही है, चिन्ह प्लस नहीं दिया है, छुपा हुआ है, इसका मतलब चिन्ह प्लस है क्षमता का, यानी ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। लेकिन कितना दूरी पर वो रहेगा वो ज्ञात करना है। तो सोचिए यहाँ पर, ये देखो एफ को इधर ला देते हैं, 4 को इधर ला देते हैं, ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं। 100/4 इधर चलेगा, कट जाएगा 25 चौके 100, यानी इसलिए एफ का जो मान आ जाएगा वो निकलेगा 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर दूर, यानी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अवतल लेंस पर दूरी स्थित होगा। यानी देखो यहाँ पर दूरी हमें मालूम चल गया, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, और दर्पण मालूम चल गया अवतल, लेंस मालूम चल गया अवतल लेंस। अपना आंसर मिलेगी कि कौन सा? देखो ऑप्शन मिला लीजिए अपना। ऑप्शन देखो, पहला है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर दूरी का उत्तल लेंस है, 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। देखिए आपका ऑप्शन जो है ना, डी आपका सही होगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी का अवतल लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर चली गई और लेंस कौन सा निकल गया? अवतल लेंस निकल गया। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस इतना था कि लेंस की क्षमता पी का मान दिया था, 4 दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पी बराबर सूत्र था 1/f। पी का मान मैंने पुट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मैंने गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया, एफ को इधर ला दिया, 4 को बटा में ला दिया, 100/4 गया, कट गया 25 है। यानी यहाँ क्षमता से मालूम चल गया कि वो लेंस अवतल है। ठीक है ना, क्योंकि चिन्ह प्लस था, और यहाँ फोकस दूरी मालूम चल गई, यानी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस चाहिए। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। देख सकते हैं। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोली है, ये समझ में आ गई ना? 2 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए। एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उसका भार उसके निकटतम कितना मान, भार के निकटतम मान कितना होगा? देखो बुआ, एक पिंड का द्रव्यमान दिया है, पिंड का द्रव्यमान, कोई पिंड है उसका द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम लेके चलो, तो बोला पिंड का द्रव्यमान कितना है? पिंड का द्रव्यमान आपको दिया है, क्वेश्चन है पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम आपको दिया, यानी 50 किलोग्राम यानी 50 केजी आपको द्रव्यमान दिया है। तो बोल रहा है कि बोल रहा है आपको कि इसका भार क्या होगा? निकटतम आपको भार निकालना है। तो भार बराबर सूत्र क्या हो जाता है बाबू? mg हो जाता है। क्या होता है? mg। याद देखिएगा, अब देखो m का मान कितना? 50,
और जी का मान गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 होता है। तो आप 5 से गुणा कर दीजिए तो समझो हटा दीजिए, 5 5 8 40, 9 5 45, 49, 490 किलोग्राम यहाँ से निकल जाएंगी। यानी अगर बल देखेंगे भार का भी, से मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी 490 न्यूटन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। बस 50 देखो यहाँ पर क्या भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान इतना होगा, त्वरण इतना होता है, 9.8 होता है। पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8। पूछेगा भार का ऐसे मतलब क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, एम और जी का मान पुट कर दिया, गुना कर दिया, 490 न्यूटन आ गया। अब देखिए ऑप्शन आपका सी इसमें सही हो जाएगा। देखो इसमें 5 आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, तो उससे मतलब नहीं, हमें आंसर से मतलब है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी से होगा 490 न्यूटन, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन आप जरा सा पढ़िए। तीसरा प्रश्न आपको बोल रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, प्रश्न बोला ये किसी अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच खींची गई बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब ये समझो, यहाँ बोल रहा है कि अवतल दर्पण है, ठीक है ना। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में बाहरी सतह को रंगी जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में भीतरी सतह को रंगी जाती है। देखिएगा, पूछ सकता है कि जब किसी दर्पण के बाहरी सतह को रंगते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो भैया वो होता है अवतल दर्पण। जब भीतरी सतह को रंगेंगे तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा परिवर्तन अंदर ही अंदर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में परिवर्तन की क्रिया हमेशा कहाँ होती है, भीतर की भीतर होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि वस्तु को रखा गया है, फोकस मान लो ये एफ है और वक्रता केंद्र सी है, तो वस्तु को यहाँ पर रखा गया। तो बोल रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि वस्तु जो है ना अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर रखी गई है तो प्रतिबिंब अनंत पर, और वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो किसके बीच बचेगा, तो वक्रता। यानी इस कहने का मतलब है कि इसका प्रतिबिंब यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, यानी एफ और सी के बीच में रखेंगे, तो एफ का मतलब फोकस, तो फोकस का उल्टा अनंत होता है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, सी के बीच बनेगा। यानी यहाँ अनंत इधर लेकर चलेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा और ये वक्रता केंद्र इसके बीच में बनेगा। यानी अगर सीधी सी बात कहूं मैं तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रखी गई है इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र, यानी इधर अनंत आएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाता है, ठीक है ना। कौन सा क्या बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन आपका क्या मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो बुआ, ऑप्शन इसमें आपको दिया है, ऑप्शन ए है वास्तविक और फोकस, ऑप्शन बी आभासी, और साथ में ये अवतल दर्पण था तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन सी देखिए, वास्तविक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा मतलब उल्टा बनेगी, नीचे की ओर बनेगी, और साथ में कैसा बनेगी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी, तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखो 4 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे कितनी होनी चाहिए। देखो मनुष्य को सुनाई दे ऐसा ध्वनि तरंगे कितनी होनी चाहिए, तो मनुष्य को सुनाई देने वाले ध्वनि तरंगे कम से कम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ध्वनि तरंगे होनी चाहिए। देखो ये हर्ट्ज क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है। तो पूछेगा ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है मनुष्य के लिए, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। यानी यहाँ पर ऑप्शन हम लोग कौन सा मारेंगे, सी मार सकते हैं, ठीक है ना। मिला लीजिएगा अपना ऑप्शन। 5 नंबर प्रश्न है कि एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव पलवन कर रही है, ठीक है। अब यदि पत्थर का टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ करी उत्पन्न किया जाए तो नाव किस ओर बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, पीछे बढ़ेगी, और भी आपके इसमें ऑप्शन है। कहने का मतलब बचपन में खेले होंगे नौवा बनाकर, नाव बनाकर क्या करते, जब बारिश हो जाती थी नाव बनाकर हम लोग नदी में क्या करते थे, उसको दहवाते थे। तो बाबू वही बोल रहा है कि अगर नदी में नाव कागज की बहाई जा रही है, वहां पर आप ढेका मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो आपको बस इतना बताना है कि वो नाव क्या करेगी। देखो नाव जो होती है ना, जब पत्थर मारेंगे तो ना तो वो आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी, बस तो वो अपने जगह पर ऊपर नीचा करती है। अब देखिएगा नाव उसमें बहा दीजिएगा नदी में, क्योंकि आप नदी में क्यों दे सकते हैं, आप देख सकते हैं एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें भी आप पानी भर के ऐसा आप कार्य कर सकते हैं। तो वहां पर ढेका मारेंगे ना तो नौवा ऊपर नीचे करती है, देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन मारिएगा ऊपर नीचे वाला, यानी देखो यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ई हो जाएगा ऑप्शन, अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगी, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन ई मारिएगा। अगला 6ठा क्वेश्चन है, रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। अब आप ही बताइए रेल की जो पटरी होती है वो किस धातु की बनी होती है, रेल की पटरी जो होती है वो किस धातु की बनी होती है। चलो बाबू इसकी मैं चर्चा कर। देखो रेल की जो पटरी होती है वो लोहे की बनी होती है, लेकिन लोहे में इस्पात की बनी होती है। आपको ऑप्शन देगा पिटवा लोहा, आपको ऑप्शन देगा इस्पात, तो ये सब लोहा से ही बनता है, ठीक है ना, धलवा लोहा से बनता है।
तो बस इतना आपको याद रखना है कि जो रेल की जो पटरी होती है वो किसकी बनी होती है, रेल की पटरी हमेशा इस्पात की बनी होती है, याद रखना है, पिटवा लोहा नहीं मरना है। रेल की जो पटरी होती है, जिस पर ट्रेन चलती है, रेल की पटरी, वो किसकी बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। इसमें से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। कमानीदार घड़ी मतलब समझे ना, जिसमें बजने वाला घड़िया रहता है, वो हिलते रहता है हमेशा। देखो उस घड़ी क्या होती है, एक जगह स्थिर रखी जाती है, दीवार घड़ी में नहीं होता है, हाई हिलते रहेगा, हाई वाला भागवा हिलते रहेगा हिलते रहेगा, 1 घंटा 2 घंटे के बाद ये बजना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम लोग कमानीदार घड़ी कहते हैं। तो बोले इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो कोई भी घड़ी हो, कोई भी घड़ी हो वो स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब एकदम जो कहते हो दीवार में चिपकी रहती है, तो अपने स्थिर रहने के कारण से उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मारेगा, ऑप्शन ई मारेगा कि कमानीदार घड़ी में कौन सी गतिज ऊर्जा संचित, कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ई हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, बोला विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, मतलब त्वरण का मान दिया है, गमन कर रही है, तो 5 सेकंड बाद उसकी दूरी क्या होगी। देखो बाबू, दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र 9th में पढ़ना भी है। देखो एस बराबर, ये दूरी सूत्र हो गया, एस 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 बराबर, यहाँ पर समझिए यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, यही होता है। एस क्या दूरी है, यू क्या यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ आपको जो प्रश्न दिया है, पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, बोले इसमें क्या है कि आपको प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, यानी अगर देखी जाए तो प्रारंभिक वेग नहीं दिया, तो यू का मान 0, आज समय बोल रहा है 5 सेकेंड, यानी टी का मान 5 सेकेंड, अब प्लस 1/2 गुना ए क्या है, तो त्वरण है, तो यहाँ त्वरण का मान कितना दिया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, यानी त्वरण का मान 2 रखेंगे गुना टी का मतलब समय कितना 5 सेकेंड है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि टी का स्क्वायर है। यहाँ देखो 0 का 5 से गुना करेंगे, पूरा मान 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ 2 कटेगा तब सिर्फ बचेगा 1, तो बच गया क्या, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 25, क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा आपका 25, तो इसको मीटर आप लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी अगर देखी जाए जो प्रश्न आपका है, इसमें बोल रहा था कि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और समय 5 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी तय कर रही है, तो 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। आपको ऑप्शन इसमें से देख सकते हैं सी हो जाएगा, ठीक है ना, 25 मीटर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बोले कि समान द्रव्यमान के 2 पिंडों का वेग v और 3v हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र आप पढ़े भी होंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र शायद आप पढ़े भी होंगे, होता है 1/2 mv का स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो 2 मतलब बोल रहा है कि पिंड है, और दोनों पिंड में द्रव्यमान उनका सेम है, लेकिन उनका जो वेग है वो अलग अलग है। अब इस चीज को समझो बुआ, मान लेते हैं कि पहला जो द्रव्यमान पिंड है उसका जो गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv, एम द्रव्यमान तो सब में सेम लेकर चलेंगे, तो स्मॉल एम सब में सेम लेकर चलते हैं। अब पहिलका जो पिंड है, देखो पहिलका पिंड का वेग v है, दूसरा का पिंड का 3v है, तो ये पहिलका पिंड का गतिज ऊर्जा निकाल रहा है, तो v का स्क्वायर लेकर चलो, और दूसरा का बटा करना है, दोनों का अनुपात निकाल कर दिखाना है। दूसरा का वही चलेगा 1/2 m, क्योंकि द्रव्यमान सब में सेम लेना है, लेकिन इस बार वेग कितना लेंगे, 3v लेंगे, तो 3v का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये 1/2 mm कटिस हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ऊपर v का स्क्वायर, अब बटा यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9, v का स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/9 बचेगा, 1/9 को आप 1:9 लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें सी मिलेगा 1:9। कुछ नहीं करना, गतिज ऊर्जा दोनों का, 2 पिंड था, दोनों का गतिज ऊर्जा आपको बटा करना था, द्रव्यमान दोनों में सेम लेकर चलना था, तो दोनों मैंने द्रव्यमान सेम लेकर चल दिया, तो ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन बताना किसका मात्रक है, सबको जानता है न्यूटन बल कैसे मात्रक है। बल कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन है, देखिएगा बल कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये और भी क्वेश्चन करता है कि गति न्यूटन के 3 गति नियम, मैंने बोल सकते गति के नियम को किसने दिया, तो न्यूटन साहब ने दिया था। जो बल आप पढ़े होंगे ना, न्यूटन के 3 गति नियम होते हैं, F बराबर m है, ये भी न्यूटन का ही एक दूसरा गति नियम होता है, समझ में आ रही ना। तो न्यूटन गति का नियम किसने देने का काम किया था, न्यूटन साहब ने देने का काम किया था। अब 11वां क्वेश्चन आपका है कि 5 और 20 मात्रक वाले 2 सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो 2 सदिश का परिणाम आपको दिया, मतलब मान दिया है, ठीक है ना। पहला का 5 दिया, दूसरा का 20 आपको दिया हुआ है, तो बोला है कि इनका परिणामी सदिश का न्यूनतम मान। देखो न्यूनतम मान कहेगा 2 सदिश का मान देकर,
पर, तो अब न्यूनतम मान निकालिए तो वहाँ पर घटाते हैं, अगर बोलेगा अधिकतम मान निकालिए तो वहाँ पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 20 में से 5 घटा लीजिए तो कितना होगा 15 आ जाए, यानी 15 मात्रक इसका निकल जाएगा मान, ठीक है ना। न्यूनतम मान निकालने के लिए बोला, इसका आंसर घटेगा, अधिकतम मान बोलता है तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20 में से 5 घटाएंगे 15 मात्रक हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन, उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही पथ्यांक दर्शाते हैं, मतलब बता रहा है किस ताप पर F बराबर C होते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार आप निकालिएगा F माइनस 32 बटा 180 बराबर C बटा 100। इसके अनुसार आप इसमें क्या करेगा कि F बराबर समय दिखाना कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस के कब बराबर होते हैं, किस डिग्री पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये F बराबर C लेकर चला हूँ तो C बराबर में F भी रख सकता हूँ, बटा में ये 100 चलेगा। इनका जब आपसी क्रिया करूंगा तो मेरा F का जो मान होगा वो -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। आप इसका क्रिया करिए और इसको इसके बराबर उठाकर चलिएगा, क्रिया करिएगा तो F का मान आपका निकलेगा -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर F बराबर होता है C के, मतलब फ़ारेनहाइट बराबर होता है किसके, सेल्सियस या सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आप इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका C सही होगा, -40 डिग्री। अब आगे बोला है कि रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है। देखो रेडियो की जो तरंग होती है ना, उसका वेग लगभग 3 लाख होता है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ये किसका होता है, शून्य या निर्वात्मक प्रकाश की चाल होती है, आकाश में जो प्रकाश चलते हैं उसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर। यहाँ मीटर होता है सिर्फ, यहाँ पर किलोमीटर हो जाता है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 पर 8 को जीरो होगा, जबकि यहाँ पर 5 को जीरो आपका है, ठीक है ना। तो याद देखिए रेडियो तरंग का जो वेग होता है, जो रेडियो तरंग की जो गति होती है, वेग होती है, वो कितना होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहते हैं। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। कोई चुंबक है, बोले कि उसको लटका दिया गया, अब सोचिए आपको भी लटका दिया जाएगा और वहां से अगर आप कोई रास्ता निकालते हैं तो वो रास्ता क्या कहलाएंगे। देखो मान लेते हैं ये चुंबक है, ठीक है ना, इसको लटका दिया गया ऊपर से, ठीक है ना, इसको लटका दिया गया। अब इस चुंबक के अक्ष, ये सब जो क्या है अक्ष है, तो चुंबक के अक्ष से यदि मतलब चुंबक के अक्ष से कोई तल गुजर रही है, कोई समतल, यहाँ से कोई मान लो समतल गुजर गई साफ, यहाँ से कोई समतल गुजर गई, तो इस समतल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे समतल जो चुंबक से गुजरती है, अगर चुंबक को लटकाया गया है तो उनके अक्षों के बीच कोई तल अगर गुजर रही है तो वैसे तल को हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्वेश्चन भी आप देखते चलेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन था वही कि मुक्त रूप से चुंबक को लटकाया गया तो अक्ष में गुजरने वाली, ये अक्ष के बीच दिख रहा था, अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहेंगे, तो चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा सा आप देखिए यहाँ पर 15 नंबर, बोले ध्रुवों पर नमन कोण क्या होता है। देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्रुव समझते हैं ना, ध्रुव मतलब बीच वाले भाग को बोला कि नमन कोण का मान कितना होगा। देखो जब भी ध्रुव की बात आएगी तो नमन कोण का मान हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। वही पूछेगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो वहां पर 0 डिग्री होता है। आंख मूंद क्या देखिएगा, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, याद देखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा डी सी हो जाएगा। अब डायनेमो का प्रयोग कहां किया जाता है, डायनेमो किसे कहते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी हमारे पास जो ऊर्जाएं आती है वो विद्युत ऊर्जाएं आती है। तो डायनेमो का मेन कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। देखिए ऐसा ऑप्शन कहां लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी आप देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में, तो ये ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध बताने 5 गो ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी ई, 5 गो यहाँ पर ऑप्शन आपका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। देखो बुआ यहाँ बल्ब आपको दिया हुआ है, तो देखो ये जो आपका क्या होता है शक्ति होता है ना, ये प्रतिरोध क्या यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर देखिए यहाँ पर अगर प्रतिरोध का मान घटाएंगे, प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान दीजिएगा
प्रतिरोध का मान घटेगा तभी जाकर इसकी जो शक्ति होती है बल्ब की वो बढ़ती है। यानी शक्ति कब बढ़ेगी? जब प्रतिरोध का मान घटेगा। अब प्रतिरोध का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शक्ति क्या होती है? घटते चली जाती है, घटते चली जाती है, घटते चली जाती है। इसका मतलब हो गया कि जितना कम शक्ति होगा उतना ही, जितना कम शक्ति होगा, याद रखिएगा, जितना कम शक्ति होगा उतना ही प्रतिरोध अधिक होगी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बताना है किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो शक्ति कम करेंगे तो प्रतिरोध अधिक होगा, अब प्रतिरोध अधिक करेंगे तो शक्ति कम होगा। इस तो प्रतिरोध किसका अधिक होगा? तो सबसे कम वाट का बल्ब कौन सा है? पहले का ऑप्शन है 100 वाट का बल्ब, ऑप्शन बी है 1000 वाट का बल्ब। बाबू इसमें से हम लोग ऑप्शन टच करेंगे, डी टच करेंगे, 25 वाट का बल्ब, ये सबसे कम बल्ब है। तो 25 वाट का जो बल्ब होता है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। कितना होता है? प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आप मार लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आप इसमें मारेंगे? डी मारेंगे। अब देखो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है। 18 नंबर है 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है। बोले 100 वाट का जो बल्ब है वो कितने घंटे तक जलता है? 20 घंटे तक जलता है। तो कितना यूनिट जो है ना बिजली खर्च आएगी? कितना यूनिट बिजली खर्च आएगी? अब इसको समझो, ध्यान से समझना इसको। अब बोल रहा है क्वेश्चन आपका 18 नंबर, 100 वाट का एक बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है। यानी अगर शक्ति यहाँ पर देखी जाए तो 100 वाट, यानी पी का मान कितना चल रहा है? 100 चल रहा है। ठीक है ना। पी का मान कितना चल रहा है? 100 चल रहा है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए पहले। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? यूनिट में मान ज्ञात करना है। तो शक्ति आपको 100 वाट का दिया है और कितने घंटे, यहाँ पर जो समय है वो कितना घंटा का? 20 घंटा का लग रही है। कितने घंटे का लग रही है? 20 घंटे का लग रही है। तो पहले 100 वाट की जो शक्ति दी है इसको किलोग्राम में हम चेंज करते हैं। ध्यान से समझिए इस चीज को, ध्यान दीजिए। ये जो 100 वाट की शक्ति है इसको किलोवाट में मैं चेंज कर देता हूं। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें भाग लगाना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब किलोवाट में चेंज होगा। देखो यहाँ पर 100 अब बटा में क्या कर देता हूँ? 1000 कर देता हूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये KW हो जाएगा। KW का मतलब किलोवाट। देखो कि किलो का भी मान फिर 1000 रखेंगे तो 1000 है, और के कटी ये के और 1000 कटी हो जाएगा, बात वही पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझो ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करी है, यहाँ पर कुछ नहीं, 100 वाट है। 100 वाट है, 100 मैंने इसमें 1000 से भाग करके इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? मैंने इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका काट कपट करेंगे तो 2 सोना से 2 सोना कटिस हो जाएगा, तो बचेगा 1/10 KW। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रति घंटा भी लेकर चलते हैं। कितने घंटे का समय लग रहा है? तो कितने घंटे का आपका समय लग रहा है? तो 20 घंटे का। बोलेंगे 20 घंटे का समय लग रही है, तो इसी को 1/10 गुना में इसमें से 20 से कर देता हूं, तो ये हो जाएगा KW प्रति घंटा, यानी किलोवाट प्रति घंटा में आपका चलाएगा, किलोवाट घंटा में चलाएगा। ठीक है ना। KWH, क्योंकि देखो KWH क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। ठीक है ना। इसको काटिए 10 दूना 20, तो यहाँ पर निकलेगा 2 KWH। यही क्या होगा? यूनिट हो गया। यानी अगर देखी जाए बिजली का जो खर्च है वो 2 किलोवाट है, 2 यूनिट होती है खर्च। टोटल कितनी होती है? 2 यूनिट होती है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस आपको दिया था 100 वाट दिया था, इस वाट को मैंने किलो में चेंज कर दिया, 1000 से भाग करके किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/10 किलोवाट आ गया। अब इसको मैं घंटा में भाई, क्योंकि देखो हमें यूनिट निकालता है, यूनिट कैसे मतलब KWH तीनों होता है, तो KW का मान निकल गया। अब H का मतलब घंटा आपको दिया था 20 घंटा, 20 घंटा से गुना कर दिया, 2 किलोवाट घंटा निकल गई। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा C 2 यूनिट। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा का आप यूनिट भी कह सकते हो, उसको वोट भी कही जाती है। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझने वाली चीज है, दिमाग से समझिएगा आप। ठीक है ना। 100 वाट दिया था तो मैंने उसको किलोवाट में चेंज कर दिया, फिर घंटा दिया था उससे गुना कर दिया, मैं निकल गया 2 किलोवाट घंटा। इसका मतलब क्या होगा? देखो बुआ याद रखना है, 1 KWH का जो मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है ना। यही होता है, यही होता है। 1 कैलोरी अगर जूल का मान पूछेगा कि 1 कैलोरी जूल का मान कितना होता है? 4.2 जूल होता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है ना। पूछेगा 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। वही पूछेगा 1 किलो कैलोरी जूल का मान कितना होता है? 4.2 जूल होती है। ठीक है ना। कैलोरी क्या होता है? तो ऊर्जा का एक अन्य ऐसे मात्रक होता है। ये किलोवाट घंटा क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक लेकर चलते हैं हम लोग, जूल लेकर चलते हैं सिंपली। ठीक है ना। ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। देखो उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि 20 ओम के 10 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ना है। समानांतर क्रम में जोड़ने की बात आ रही है, तो समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। 20 ओम का 10 को प्रतिरोध जोड़ना है, तो समानांतर क्रम का प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3 ऐसे डॉट डॉट 10 को चलेगा आपका, ठीक है ना, ये ऐसे चलता है। अब सोचो यहाँ पर 20 ओम का 10 को प्रतिरोध ले लिया गया है, इसका मतलब 1/RP बराबर 1 यहाँ पर 10 लेकर 1/20 लेकर चलना पड़ेगा ना, ऐसा 10 को उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 10/20 निकल जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, 1/20 लिखेंगे, फिर 1/20 लिखेंगे, ऐसा कितना लिखेंगे, 10 को आप लिखेंगे ना, तो 10 को लिखने का मतलब सबका नीचे वाला सेम होगा, तो ऊपर वाला सबको जोड़ देंगे ना, तो यही आपका डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर 10/20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काट देंगे, 10 से कम 10, 10 गुना 20, इसलिए इसको पलट दीजिए तो आरपी का मान 2 निकल गया, एंड टोटल प्रतिरोध कितना निकल गया, 2 आपका निकल गया। अब बोला 12 वोल्ट के 32 से जोड़ गया, धारा का मान निकलना है, यानी भी का भी मान आपका दिया है 12 वोल्ट दिया है, तो धारा का मान तो आई बराबर सूत्र होता है V/R होता है, तो V का मान 12, प्रतिरोध का मान 2, कटी से 2 6 12, 6 निकल गया एम्पियर की धाराएं, 6 एम्पियर की धाराएं बहेंगी जो आपको दिया बैटरी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका BC हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन BC हो जाएगा। मैंने क्या करी, कुछ नहीं करी है, देखो मैंने कुछ नहीं करी है, बस प्रतिरोध 10 को दिया था 20 ओम का, मैंने 10 को जोड़ दिया, 10/20 आपका चला इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। यहाँ से आरपी मतलब कुल प्रतिरोध का मान निकल गया, V का मान दिया था, फिर आई का सूत्र लगा दिया V/R, या V और R का मान रख दिया, आंसर निकल गया, ठीक है। अब अगला 20 नंबर है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक, ऐसा ही मात्रक चाहिए इकाई बोल रहा है, तो बाबू देखो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक जो होता है ना, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है, याद देखिएगा, कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, इसमें बताने की उतनी बातें नहीं है। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या, आगे क्वेश्चन आपकी बोल रही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका कि 1 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी ओम दिया हुआ है, ध्यान से समझो, यहाँ पर इस चीज को समझना ध्यान से बाबू। 1 ओम का प्रतिरोध मतलब आर का मान आपको दिया है 2 ओम दिया है, प्रतिरोध कैसे मतलब याद रखना, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, एग्जाम में पूछेगा। तो आर का मान यहाँ पर 2 ओम आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 10 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा हुआ है, भी का मान आपको 10 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर हम आई का मान निकालेंगे, तो धारा का मान बोले कि धाराएं कितनी बह सकती है, तो आई का मान निकालेंगे V/R, तो V/R, तो V का मान 10, R का मान 2, 2 5 10, यानी 5 एम्पियर की धाराएं यहाँ बहेंगी। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो 5 एम्पियर कोई ऑप्शन नहीं दिया, 10 दिया, 20 दिया, 12 दिया, 8 दिया, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हम लोग का ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग का 5 एम्पियर आ रही है, इसमें 5 एम्पियर दिया नहीं है, तो ऑप्शन आप ई मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंस खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। अब देखो यहाँ पर 2 उत्तल लेंस को मिलाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से भाई। देखो यहाँ पर क्या करना है, बोल रहा है कि खगोलीय दूरबीन बनाई जा रही है 2 उत्तल लेंस को मिलाकर, तो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर और दूसरे की है 6 सेंटीमीटर। तो इसको बोल रहा है कि इसको मिलाकर खगोलीय दूरबीन बनाई जा रही है, तो बताना है कि इनके समायोजन से दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखो तो आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र होता है F0/FE। F0 का मतलब होता है कि अभिदृश्यक द्वारा देखा गया फोकस दूरी, अभिदृश्यक का फोकस दूरी, और F0 का मतलब होता है, देखो F0 का मतलब होता है अभिदृश्यक का मतलब जो देख रहा है उसकी फोकस दूरी, और FE का मतलब हो गया कि नेत्रिका का मतलब क्या होगा, नेत्र पर जो फोकस दूरी है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और यहाँ 6 सेंटीमीटर, 30/6 कर देंगे, आपको निकल के चलेगी 5, यानी अगर यहाँ पर देखेंगे आवर्धन क्षमता, इसका मान कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन अगर देखते हैं तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। कैसे मैंने निकाल दिया, आवर्धन क्षमता का सूत्र F0/FE होता है, तो 30 से 6 में जा रहा है, इसका मतलब हो गया क्या कि हई अभिदृश्यक जो देख रहा है और ये नेत्रिका, तो ये देखने वाले का फोकस दूरी और नेत्रिका का फोकस दूरी हो गया। तो यहाँ पर 30 बटा मैंने F0 का मान 30, FE का मान छोड़ दिया, काट दिया, यहाँ पर आंसर निकल गई 5 निकल गए, ठीक है ना। यहाँ से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, देखो बर्फ के गलन की गुप्त ऊर्जा पूछ रही है, बर्फ गलने की गुप्त ऊर्जा क्या होती है, ये सब समझाने वाली क्वेश्चन है, ये सब रटने वाली क्वेश्चन है, याद करके समझने वाली क्वेश्चन है। देखो 80 कैलोरी जूल, यानी अगर देखी जाए 80 कैलोरी ग्राम जो होती है ना, ऊर्जाएं खत्म हो जाती है, उष्मा खत्म हो जाती है किसमें, बर्फ के गलने में। तो बर्फ के गलन की जो गुप्त उष्मा होती है वो कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रत्येक ग्राम, यानी 1 ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होने में 80 कैलोरी क्या होती है, जूल 80 कैलोरी ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा का ही एक ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है ना। तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रकाश तरंग क्या है, याद रखना, प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य नहीं होती है,
प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो इसमें से ऑप्शन आपका ए से होगा अनुप्रस्थ। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिजली की चमक 3 सेकंड बाद यदि बिजली की चमक से 3 सेकंड बाद गर्जन सुनाई देती है तो बताना त्वरित को दूरी तय करने में वेग कितनी लगेगी, जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। अभी यहाँ पर समझो, आपको बोल क्या रहा है कि 3 सेकंड में गर्जन हमारे पास पहुंच रही है। कितने सेकंड में? जब बादल गरजती है तो उसकी ध्वनि 3 सेकंड के बाद पहुंचती है, तो हमें बताना है कितनी दूरी है और उसका वेग जो दिया है ना आपको 330 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया है। कितना दिया है? 330 मीटर प्रति सेकंड का आपको वेग दिया है। तो बताना है कितनी दूरी तय करेगी वो हमारे पास आते समय। यानी अगर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर आपको याद है ना, दूरी बराबर सूत्र होता है वेग गुना समय होता है। क्या होता है? वेग गुना समय होता है। तो वेग 330 है और समय 3 सेकंड है, 3 से गुना करें 33 99 990 मीटर आपका चलाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन देखेंगे 990 मीटर, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। कुछ नहीं किया हूँ, क्वेश्चन को समझ लो बस। एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला है कि यदि बिजली की चमक से 3 सेकंड बाद, यानी बिजली जब चमकती है तो 3 सेकंड बाद उसका गर्जन हमारी कानों तक आती है, जबकि बोला है कि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताना त्वरित की कितनी दूरी तय होगी। यानी 3 सेकंड बाद हमारी कानों तक दूरी आ रही है, उसकी आवाज आ रही है, तो 3 सेकंड में कितना दूरी तय करना पड़ा है? तो 390। इसके लिए मैंने दूरी सूत्र लगा दिया, दूरी बराबर वेग गुना समय। वेग 330 दिया, समय 3 है, मैंने गुना कर दिया, निकल गई। ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर आगे 26 नंबर है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग। मतलब पृथ्वी से कोई वस्तु पलायन करना चाहती है, देखना पृथ्वी से अगर कोई वस्तु अपने आप निकलना चाहती है तो उसका द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। यानी उसके द्रव्यमान में अगर देखी जाए तो द्रव्यमान उसका स्वतंत्र होता है। एक तरह से देखी जाए द्रव्यमान क्या होता है, अगर मान लो ये पृथ्वी का वस्तु है, ठीक है ना, ये बाहर निकलना चाहता है, पलायन वेग का मतलब क्या? पलायन कर गया। तो पलायन करने में वेग तो है, इसकी वेग होगी भाई, भाग रहा है तो वेग होगी, इसकी वेग होगी, लेकिन इसका द्रव्यमान, इसका वजन क्या होगा? स्थिर होगा, यानी स्वतंत्र होगा इसका द्रव्यमान। तो बोला पलायन वेग में वस्तु का क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन लिखिएगा द्रव्यमान स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन इसमें सी देख सकते हैं, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ होती है। धूमकेतु का नाम सुने? सूर्य भगवान का जो घोरवा उड़वा होता है ना, उसी को धूमकेतु कहते हैं। तो धूमकेतु का पूंछ किधर होता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ऐसा नहीं कि सूर्य जहां पर है उधर पूंछ कर दिया, नहीं। धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है ना, ऑप्शन बी मारिएगा। अब 28 में तारों का निर्माण आरंभ हुआ था। देखो तारे कैसे बने थे? तो हाइड्रोजन से बने थे और प्लस हीलियम गैस से बने थे। दोनों के संयोजन से ही तारा बनने का काम हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन आप मारेंगे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से। इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। देखो वो टंगस्टन जो होता है ना, वो 3000, यहां मैं समझा रहा हूं, वो 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। अगर क्वेश्चन कर दिया आपसे एग्जाम में कि टंगस्टन कब पिघलता है, तो बाबू याद रखना 300 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसका मात्रक होता है? तो ये बाबू ये सब 12 क्लास का भी क्वेश्चन है, 10th का भी ये क्वेश्चन है, समझिए एक तरह से। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो बाबू याद रखिएगा ऊर्जा का ऐसे मात्रक भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। यानी आपसे क्वेश्चन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। याद भी रखिएगा, आप इतना याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल बोल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ वोल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, इतना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? जूल का, ऊर्जा का होता है। ठीक है ना, और ऊर्जा, ये ऊर्जा कौन सी? ऊर्जा या उष्मा दोनों अदिश राशि होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 वोल्ट या जूल उसको हम लोग कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई इस तरह से। मैंने इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा, ऊर्जा का। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने 30 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, जो न्यूमेरिकल टाइप का सब क्वेश्चन था, जिसको मैंने सब करा कर आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको अभी तक नहीं समझ में आई हो ये सारे क्वेश्चन, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आकर आप मुझसे संपर्क करिए। पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़कर वहां पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी का पॉलिटेक्निक या ITI का ही कोई और टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।